नमस्कार विद्यार्थियों। नीति निर्देशक तत्वों के वर्णन को हम कर रहे हैं, जिसमें आज के व्याख्यान में इनकी जो आलोचना है उसको हम देखते हैं। किस तरह से इनमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं, उन कमियों को हम स्पष्ट करेंगे यहाँ पर। देखिए, निर्देशक तत्वों की जो भारतीय संविधान में प्रकृति है वह मूल रूप से अवाद योग्य है, यानी उनको हम वाद या लिटिगेट नहीं कर सकते हैं न्यायालय में। जिस तरह से कि मौलिक अधिकारों में जस्टिसिएबल वाद योग्य माने गए हैं, इसका अभिप्राय है कि इन्हें लागू करने के लिए कोई व्यक्ति न्यायपालिका का सहारा नहीं ले सकता। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन उनको हम बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से बाध्य नहीं कर सकते। ये उनकी जिम्मेदारी है और उसको वो क्रियान्वित भी करते हैं, करना चाहिए भारतीय संविधान के अनुसार। इस तरह से निर्देशक तत्वों में जो आलोचना की दृष्टि से हम देखते हैं तो आइवर जेनिंग्स ने लिखा है कि निर्देशक तत्व पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र हैं। यानी जो संविधान निर्माता हैं उनके जो विचार के आधार पर यह जो कंसेप्ट तैयार किया गया भारतीय संविधान में, तो ये उनकी पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। वे इस चीज को वांछित मानते थे, इच्छा थी उनकी कि निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्यों के द्वारा इनकी पालना की जाए, ऐसी इनकी इच्छा थी। टी कृष्णामाचारी ने भी इसे भावनाओं का कूड़ेदान मात्र कहा है। आलोचना की दृष्टि से हम जब देखते हैं, प्रोफेसर के शाह ने भी एक ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। वैधानिक शक्ति का इनमें अभाव है, लेक ऑफ लीगल सैंक्शन। जहां कानूनी दृष्टि से हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं हो, तो वहां पर स्वच्छंदता या मनमाने तरीके से कार्य करने का जो प्रभाव है, प्रवृत्ति है, तैयार होती है, वह इसका अनावश्यक फायदा उठाने का प्रयास करती है। कोई भी सत्ताधारी ताकत हो, तो ये वैधानिक दृष्टि से अभावपूर्ण है, न्याय योग्य नहीं है। इन्हें आलोचकों की दृष्टि से शुभ इच्छाएं कहा गया है, नैतिक उद्देश्य कहा गया है, मॉरल परसेप्ट्स कहा गया है। ऐसी राजनीतिक घोषणाएं के समान है जिनका कोई संवैधानिक औचित्य नहीं है। तो इस तरह से यह इनकी आलोचना की जाती है। संविधान सभा के एक सदस्य नसरुद्दीन ने इन्हें नववर्ष के प्रथम दिन पास किए शुभकामना प्रस्ताव की वैचारिक संज्ञा दी। तो इस तरह से दूसरा जो बिंदु है वह निर्देशक तत्वों को अस्पष्ट एवं अतार्किक संकलन मानता है। यानी इनमें कोई क्रमबद्धता नहीं है, अस्पष्ट है, संगति नहीं है, किसी प्रकार का यह दर्शन है वह अपने आप में निश्चित एक वैचारिक दृष्टिकोण नहीं रखता है, इसलिए इन्हें अस्पष्ट माना है। उदाहरण के लिए पुराने स्मारकों की रक्षा जैसा महत्वहीन प्रश्न अपेक्षाकृत अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों के साथ मिला दिए गए हैं। तो ये बिंदुओं का सामंजस्य करने का जो व्यवस्थित तरीका है वह प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने इस संबंध में कहा है कि इस अध्याय में कुछ बेढंग तरीके से आधुनिक को
पुरातन के साथ और तर्क तथा विज्ञान द्वारा सुझाए उपबंधों को विशुद्ध रूप से भावुकता और पूर्वाग्रह पर आधारित उपबंधों के साथ मिला दिया गया है। इस तरह से श्रीनिवासन ने इसकी वैचारिक आलोचना की है। केसी बिहर ने निदेशक तत्वों के कारण न्यायालय और विधानमंडल में टकराव की स्थिति जैसा होना बताया है। संविधान की इसमें प्रतिष्ठा कम होती है और संविधान की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। घोषणाएं केवल मात्र घोषणाएं तक सीमित रहना भी अनुचित माना गया है। केसी बिहर के अनुसार इस तरह से स्पष्ट किया गया है। अब इसमें एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य में भी अस्वाभाविक दृष्टिकोण रखने की आलोचना की गई है कि इन सिद्धांतों का अस्वाभाविक होना लगता है। एक उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, जैसा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश संसद द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नरों को आदेश दिए गए थे, लेकिन एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य को इस प्रकार के आदेश देने की आवश्यकता पड़े, यह बड़ा ही अस्वाभाविक है। तो इस तरह से भी आलोचना की जाती है। ये पूरी तरह से अनुचित हैं, किसी भी प्रकार में व्यवहारिक नहीं है। आने वाली सदी में जेनिंग ने कहा है कि निस्संदेह रूप से, निसंकोच रूप से ये निरर्थक साबित होंगे। यह व्यवस्था इस दृष्टि से भी अव्यावहारिक है कि राज्य सरकार द्वारा कई बार मद्य निषेध की जो व्यवस्था का अंत करने का सार्वजनिक ऐलान किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि उनको कितना यथार्थ रूप में क्रियान्वित करने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। मात्र घोषणा करना, उसको पाबंद करने का एक निर्देश देना, व्यवहारिक दृष्टिकोण में वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई नहीं देता है। इस तरह से संवैधानिक दृष्टि से द्वंद्व की कारण या द्वंद्व की भावना है, उसको भी इसमें उत्पन्न होते दिखाई देने की संभावना रहती है और आशंका रहती है कि शासन में संवैधानिक द्वंद्व एवं गतिरोधता उत्पन्न न हो बनने की संभावना रहती है। संविधान सभा में संथानम ने यह स्पष्ट कहा कि निदेशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और वास्तव में आज हम प्रसंग के अनुकूल राज्य सरकारों के मध्य, जो राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के मध्य, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के मध्य, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के मध्य विभिन्न प्रकार के विधेयकों, कानून के प्रस्तावों पर वैचारिक या लीगल स्थिति में भी हम देखते हैं, राजनीतिक पटाक्षेप की या राजनीतिक संदर्भशीलता की दृष्टि से भी देखते हैं, तो विवाद की स्थिति संवैधानिक दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं धूमिल करती है और वह संविधान के जो आर्टिकल हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य करती है, क्योंकि इनमें कहीं बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। इस दृष्टि से इनका आलोचना करना सर्वथा उचित है। प्रसिद्ध लेखक दुर्गादास बसु ने भी विचार व्यक्त किया है इस संबंध में। आलोचक कहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच तीव्र मतभेद को जन्म देती हैं एवं संसदीय लोकतंत्र को इससे गंभीर आघात पहुंच सकता है। तो ये बिंदु हैं अपने आप में जो तथ्यात्मक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दृष्टि से एक ऐसे स्तर पर नहीं खरे उतरते हैं कि जिस तरह से हम वर्तमान राज्य सरकारों को देखते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं
और राज्य सरकारों द्वारा वहाँ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, ये सारे कारण इन्हीं आलोचनाओं के अंतर आते हैं। इन्हीं के कारणों को स्पष्ट करते हैं। तो ये इसका जो आलोचना का बिंदु है, इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।